चलिए, और बताइए कैसे हैं बीएसएससी की तैयारी करने वाले हमारे मित्र लोग, सब कैसे हैं? और बताइए, तैयारी आपका अच्छा चल रहा है ना? तो एकदम तैयारी आपका चलना चाहिए। लोग इस बात के चर्च में सिर्फ लगे हुए रहते हैं, जानते हैं क्या, कि बीएसएससी का एग्जाम ले कहाँ रहा है। अरे भाई, अपने आप से तुम एक सवाल पूछ के देखो कि क्या बीएसएससी का अगर एग्जाम ले लिया तो आप एग्जाम क्रैक कर दीजिएगा, ये सक्षम आप खुद को बना के रखे हैं? और अगर रखे हैं तभी यह प्रश्न आप पूछिए, अपने आप से पहले ये प्रश्न पूछिए, तब कि नहीं दूसरे से आप कहिएगा। एक बात निश्चित है कि जो 7 से 8 बार पूरी सिलेबस को निपटा लिया है उसी का बीएसएससी में रिजल्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा एकदम। क्योंकि सत्य बात हमेशा कड़वी होती है और हम अभी सत्य बोल रहे हैं। शायद आपको इस बात का बुरा भी लग रहा होगा कि क्या ये बोल रहे हैं, तो हाँ, ये सही हम बोल रहे हैं, ठीक है। और वही तैयारी 7 से 8 बार रिपीट करने के लिए दृष्टि से ही ये जो हम सीरीज शुरू किए हैं, कौन सा सीरीज? तो संपूर्ण रिवीजन और साथ में रिजल्ट दिलाने वाला सीरीज जो शुरू किए हैं हम, यह हमारा आज पार्ट दूसरा वीडियो है इतिहास से। और हम इतिहास से ही शुरू किए हैं चीजों को तोड़ना पुनः कई बार। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट बार ही हम हिस्ट्री लेकर के पढ़ाना शुरू किए हैं और हम बार बार यही चीज रिपीट करते हैं सभी लोगों से कि रिजल्ट उन्हीं का होगा जिनका सिलेबस 7 से 8 बार कंप्लीट है, अन्यथा संभव नहीं है। तो एक बार पुनः हम संपूर्ण अपनी बीएसएससी के सिलेबस को देखते हुए हमने प्रीवियस साल के प्रश्न और पूरी मंथन करने के बाद एआई के माध्यम से सपोर्ट लेकर के इस बार जो अखंड के लिए तैयार हुए हैं, उसमें आज हमारा ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने 35 प्रश्न ही मात्र लिए थे और घंटों समय बिता दिए। आज यहाँ 35 नंबर से आगे की ओर चलेंगे और प्रयास रहेगा कि आज का क्लास उससे भी ज्यादा हम ले सके, ठीक है, हमारे द्वारा। क्योंकि जब चीज सिलेबस जब बहुत बड़ी है तो छोटी छोटी क्लास लेने से सिलेबस समाप्त नहीं होगा। इसीलिए इस क्लास को हम प्रयास करेंगे कि ये जो पार्ट 2 हमारा क्लास है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ले सके। इस पीडीएफ की खास विशेषता हमने पिछले क्लास में भी आपको बताई और इस क्लास में भी हम बता देते हैं कि ये जो पीडीएफ हमारा बनाया गया है इसमें प्रीवियस साल के प्रश्न ही हैं, पर सभी ऑप्शन का इस तरीके से विस्तार पूर्वक हमारे द्वारा इसमें अध्ययन करवाया जा रहा है कि जो लोग पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से लेकर के हम इस सीरीज को चल रहे हैं। और शायद उम्मीद रखते हैं कि ये सीरीज इसी तरीके से हम लेकर के चलते हुए भी रहेंगे, क्योंकि कितना हूँ क्लास लंबा क्यों ना हो जाए, पर जो रास्ता कठिन है सिलेक्शन का वही रास्ता सरल है, ठीक है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और शायद अगर आप पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। ऐसा हमारे द्वारा असुविधा में खेद है कि सभी क्लास को जोड़ करके हम एक बड़का मैराथन क्लास लगा देंगे शुरू में, बोलेंगे ये बीएसएससी का मैराथन क्लास, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए छोटे छोटे क्लास, हाँ, प्लेलिस्ट हम बना देंगे, वहां से आप सभी क्लासों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये पार्ट दूसरा वीडियो है, पार्ट 1 अवश्य दीजिए, देखिए आप सभी लोग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम क्या करेंगे, दे देंगे। और अपनी क्लास की अब हम करते हैं शुरुआत। ये प्रश्न का आंसर हम कमेंट करने के लिए बोले थे, बहुत सारे मित्रों ने कमेंट भी किया, बहुत सारे लोगों ने देखा भी, तो काफी अच्छा क्लास रहा। इसलिए दूसरी क्लास को लेने के लिए उत्तेजित हम हुए और आज शनिवार होने के बावजूद भी समय से पहले हम क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। रीजन क्योंकि हमने ये सोचे हैं कि ये क्लास काफी लंबा चले। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएंगे, व्याकरण से जो है तुलक तुलकपियम ग्रंथ का संबंध व्याकरण से है। रीजन कि ये जो तुलकपियम ग्रंथ है वह तमिल का एक ग्रंथ है। तुलकपियम जो एक ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है, तमिल का ग्रंथ है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न के बारे में क्या कहा जाएगा कि जो तुलकपियम तमिल भाषा का एक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचना तुलकपियर ने किया था। अर्थात तुलकपियम एक
तमिल भाषा का व्याकरण का ग्रंथ है जिसकी रचना तुलक ने किया था। और यह है जो 300 ईसा पूर्व के से लेकर के 300 ईस्वी तक के ये जो रचनाकार का शासन काल रहा है। और ये जो कौन सी भाषा में है, तो तमिल भाषा में काव्य और समाज का विवरण करता है। काव्य और समाज का क्या करता है? विवरण करता है। चलिए यहां से अपने क्लास की हम करते हैं शुरुआत। और प्रश्न क्या पूछ रहा, निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? मतलब किसकी पांडुलिपि, मतलब समझ रहे हैं इस प्रश्न के पूछने का अर्थ पहले आप समझ रहे हैं कि जैसे ऋग्वेद में अगर जिस भाषा का प्रयोग किया गया, पांडुलिपि का प्रयोग किया गया, उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, या जो महाभारत की कथाएं हैं उसको शामिल किया गया, या रामायण को शामिल किया गया? किसको शामिल किया गया? आप इसका आंसर सोचिए और हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये जो ऋग्वेद है, आपसे पूछेगा वेद की संख्या कितनी है? 4। आपसे पूछेगा वेद की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन वेद हो जाएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। प्रश्न पूछेगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। उसी प्रकार महाभारत की लड़ाई कितनी दिन तक की लड़ी गई? तो 18 दिन तक के महाभारत के लड़ाई लड़े गए। महाभारत के रचनाकार कौन है और रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण वाल्मीकि और महाभारत वेद व्यास। वेद व्यास ये सबसे प्राचीन काव्य, सबसे प्राचीन काव्य हमारा कौन हो गए? महाभारत, क्योंकि सबसे प्राचीन काव्य कौन हो गए? महाभारत। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। इसमें पूछा जा रहा है विश्व के यूनेस्को सूची में किसकी पांडुलिपि को शामिल किया गया है? किसकी पांडुलिपि को शामिल किया गया है? तो देखिए ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है उसे यूनेस्को की सूची में क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन ए हो जाएंगे हमारा ऋग्वेद। यहां हम वेद को और तोड़ सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न पे समय ज्यादा नहीं बिताएंगे। वेद से संबंधित जब प्रश्न आएंगे तब इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसे यहाँ की बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। ऋग्वेद पांडुलिपि को कब यूनेस्को के विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया? 2007 ईस्वी को यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ठीक है, साथ में अब महाभारत के बारे में, महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। सबसे लंबी दिन तक लड़ी गई लड़ाई भी महाभारत ही है, 18 दिन तक के लगातार, जिसमें लगभग पूरी महाभारत में महाकाव्य लंबा है। इसका मतलब 1 लाख श्लोक हैं। पूरी महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख श्लोक हैं। साथ में हमने पहले ही बोला कि महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। इस प्रश्न के पूछने का अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया, तो हमने आंसर दिया ऋग्वेद के पांडुलिपियों का। अर्थात जो ऋग्वेद हमें लिखा हुआ है, जिस पांडुलिपि में लिखा गया, उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ना कि महाभारत जो लिखे गए इसके पांडुलिपि को नहीं शामिल किया गया। उसी प्रकार रामायण की बात अगर की जाए तो रामायण से अभी तक के जितने भी प्रीवियस सालों में प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो वो प्रश्न क्या पूछा गया कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। श्लोक की संख्या इसमें मात्र 24,000 ही श्लोक हैं, और वेद जबकि जो हमारे महाभारत है उसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसीलिए तो महाभारत को सबसे लंबा महाकाव्य कहा गया। सबसे लंबा महाकाव्य किसको कहा गया? महाभारत को कहा गया। अभी तक यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में ऋग्वेद को ही शामिल किया गया, ना कि रामायण के पांडुलिपियों को भी शामिल नहीं किया गया। तो इस तरीके से एक प्रश्न पे आप पहले समय बिताना सीखिए। नहीं तो लोगों में सबसे पहली कमी तो यही होती है कि इंसान पहले अकेले में समय बिताना नहीं चाहता।
क्योंकि जब तक आप अपने जीवन का लगभग समय अकेले में आप खुद को मंथन करने में नहीं दीजिएगा, रिजल्ट पॉसिबल नहीं होगा। प्रश्न आया, एक प्रश्न आता, भाई इनमें से किस पांडुलिपि को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आंसर ऋग्वेद लगा देते। आप जितना जल्दी उस प्रश्न का आंसर लगा देते, उससे कम समय में वो प्रश्न आपसे दिमाग से चला जाता। पर शायद हम उम्मीद इस बात का हम रखते हैं कि अगर इस प्रश्नों पे हमने इतना समय अगर बिताया है तो 10 प्रश्न तो हमारा यूं ही क्लियर हुआ, और साथ ही यह प्रश्न सबसे ज्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में टिका हुआ रहेगा। इसलिए हमारा सीरीज लंबा जा सकता है, पर वो धोखे वाले सीरीज नहीं है। चीजों को हम देरी से समाप्त कर सकते हैं, पर वो दिमाग में सबसे ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से किया जाता है? देखो, सबसे पहले हम प्रश्न पे ही समय बिताएंगे। इसका कहने का मतलब अगर हम अपने भाषा में समझना चाहें तो ये प्रश्न जो पूछ रहा है, ये प्रश्न ये चीज पूछ रहा है कि कोई भी पुराना अवशेष, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की अगर खुदाई हुई तो उसमें से जितने भी बहुत सारे चीजों का अवशेष मिला, या तो काला हांडी मिला, या धान का भूसा मिला, या ईंट मिला, या जो भी चीज, नर्तकी मिला, कुछ भी मिला ना, तो ये जो पुराने जितने भी किसी भी चीज का, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के बाद जो पुराने अवशेष मिले, आप अवशेष कहीं से भी पुराने अवशेष उठा सकते हैं, तो उस पुराने अवशेष का कालक्रम बोलने का मतलब समय का निर्धारण। अर्थात अगर पृथ्वी के नीचे से प्राचीन काल से अगर कोई भी वस्तु या तो पहले निकला या अगर आज भी निकलेगा, तो उसके समय का निर्धारण कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये जो पत्थर निकला, ये जो लोहा निकला, ये जो तांबा निकला, ये जो बर्तन निकला, या कोई भी वस्तु ये निकला, ये किस समय का है। मतलब खुदाई के बाद निकली हुई वस्तु का काल्यक्रम का निर्धारण कौन सी विधि से करते हैं, ये इस प्रश्न के पूछने का मतलब हो रहा था। तो अब बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, एक बात खुद सोचिए, पहला ऑप्शन जो दिया है चालन, ये कोई नियम है जी? अरे ये कोई नियम है? चालन नहीं। अच्छा, कार्बन 14 विधि हो सकते हैं, पर आगे ऑप्शन हम पहले और देख लेते हैं। कार्बोनेशन, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू साहेब दूगो तो ऐसी समाप्त हो गया, ये दोनों होगा नहीं। और हम स्पीडी, हम बार बार बोलते हैं, जो स्पीडी और लुसेंट के भूत उतार दिए होंगे, उसका आंसर इसको एक बार नहीं, वो 1000 बार रटे होंगे कि किसी भी चीजों का काल्य का निर्धारण करना कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा आयु ज्ञात किया जाता, कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा आयु ज्ञात किए जाते हैं। तो C14 विधि के द्वारा ही किसी भी पुराने अवशेष की क्या ज्ञात की जाती है, उसके समय का निर्धारण किया जाता है, उसके समय का निर्धारण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले यहां देख लीजिए, कार्बोनेशन समझ में नहीं आ रहा था ना, कार्बोनेशन समझ में नहीं आ रहा था, इसको देख लेते हैं कि क्या है कार्बोनेशन। तो देखिए, कार्बोनेशन चूने का कार्बोनेट होता है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया, ना कि ये कोई कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग नहीं है। अतः C14 कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा, जिसका आविष्कार 1949 ईस्वी में बिलियर्ड लीबे ने किया था, इससे जैविक अवशेष की आयु लगभग 50,000 वर्ष तक के पता लगाने का इसके पास क्षमता है कि अगर कोई भी वस्तु 50,000 वर्ष पुराना भी होगा तो इसे यह ज्ञात कर सकता है। इसी के लिए लीबी को 1960 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। एक बात बताइए, इस प्रश्न से हम कितनी सारी प्रश्नों का जो नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं। कार्बन डेटिंग विधि, स्पीडी का भूत आपने उतार दिया, कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पुरातात्विक काल्यक्रम निर्धारित किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि C14 जो है, कार्बन डेटिंग विधि जो C14 है, इसका आविष्कार कौन किया? तो 1949 ईस्वी में बिलियर्ड लीबी के द्वारा 1949 ईस्वी में C14 का आविष्कार किया गया। और यही बिलियर्ड लीबी को इसी आविष्कार के बदले में 1960 ईस्वी में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको पता है नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि 1960 में लीबी को नोबेल पुरस्कार मिला, और ये आंसर आपका हम इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए, ये चालन कोई पुरातात्विक डेटिंग विधि नहीं है, इसको तो हम पहले ही
समाप्त कर दिए थे और आंसर डी का तो कोई चर्च ही नहीं है। चलिए 5-6 प्रश्न यहां भी हमें सीखने के लिए मिला। आगे चलते हैं। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय कहां थी? पहले हमें एक बात बता दीजिए कि अशोक का संबंध कौन से वंश से है? मौर्य वंश से है ना? मौर्य वंश से है ना? मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया ना? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया ना? चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? चाणक्य नीति की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश के स्थापना किए जाते हैं। आपने यही पढ़ा ना? अब हमें बता दीजिए, जो पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई, तो क्या हम बताए थे? द्वितीय जैन संगीति के दौरान, द्वितीय जैन संगीति के दौरान भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में जब जैन संगीति में विवाद हुआ और अकाल पड़ गया था उत्तर भारत में, तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो दक्षिण भारत चले गए थे, और वही दक्षिण भारत में जाने के बाद कर्नाटक के सरवनबेलगोला में संलेखन विधि के माध्यम से इन्होंने अपनी आत्मा का त्याग किया। और वही जहां पे कर्नाटक के सरवनबेलगोला में गोमतेश्वर की एक मूर्ति बनाई गई है, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी आत्मा का क्या किए थे? त्याग किए थे। प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण किससे किया? तो भद्रबाहु से किया। जैन धर्म 2 भागों में टूटा था, उसका नाम बताएं। तो एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। और दिगंबर की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? भद्रबाहु के द्वारा किया गया। प्रश्न पूछेगा, जैन धर्म जब 2 भागों में टूटा तो उसमें से सफेद वस्त्र धारण करने वाला कौन बना? तो स्थूलभद्र। जो स्थूलभद्र दिगंबर थे, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, और जो भद्रबाहु के द्वारा दक्षिण भारत गए, वह नग्न वस्त्र उन्हीं के द्वारा शामिल नग्न वस्त्र रहना उन्होंने शुरू किया। और इसीलिए आप कभी देखते होंगे जब बहुत सारे जगह पे मेला वगैरह लगता है, जैसे कि यहाँ पे एक इधर सिमरी पुल के पास भी वहां मेला लगता है, या बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे कि जो कुछ साधु रहते हैं वो नग्न वस्त्र रहते हैं, मतलब शरीर पर उनका कोई भी कपड़ा नहीं रहता, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के वो भद्रबाहु जो नग्न वस्त्र से चले थे, उन्हीं का सब लोग शिष्य मानते हैं। अच्छा, एक बात हमें बताइए, ऐसा क्यों वो नग्न वस्त्र धारण मतलब विदाउट कपड़ा के रहते हैं? ऐसा कारण क्या? तो देखिए, जैन धर्मों का मानना था, और खास करके जो भद्रबाहु के समूह में शामिल हुए, उनका मानना था कि देखिए, जो हमारा जन्म हुआ है, इस जो जन्म हमारा शरीर हुआ है, इस शरीर को कष्ट दो, तभी जो हमारे आत्मा है वह आत्मा से परमात्मा में बदलेगा, और इसीलिए वो नग्न वस्त्र रहते हैं। साथ में जैन धर्म के एक से एक लीला अपार है। जैसे वो शरीर को कष्ट देने के लिए नग्न वस्त्र रहना, कांटा पे रहना, विदाउट कपड़ा के, ठंडा हो गर्म, मतलब शरीर को कष्ट देना, यहां तक कि अपने बाल को भी मतलब यूं उखाड़ना, क्योंकि उनका मानना था कि तुम अपने शरीर को कष्ट दो, और कष्ट देने के बाद जो तुम्हारी आत्मा होगा वह शरीर को त्यागेगा और तुम परमात्मा में मिलोगे। ऐसी कुछ कहानियां हैं। चलिए उस कहानी को छोड़ते हैं और इस प्रश्न पे आते हैं। अशोक के, तो मौर्य वंश से संबंधित अशोक है मौर्य वंश से। अब उस समय पूछा जा रहा कि सम्राट अशोक ने जिस समय 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, अपनी राजधानी कहां बना करके रखे थे? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय गद्दी पर थे, तो तक्षशिला में एक विवाद हुआ था, और उसे दबाने के लिए अशोक से पहले और भी बहुत सारे मतलब उनके भाई को भेजा गया था। ये कहानी आप सुने ना कि अशोक अपने कितना भाइयों को हत्या करके गद्दी पर बैठा, ये वाली बात। तो उसमें जब बहुत सारे लोग तक्षशिला गए तो किन्हीं से विवाद नहीं दबा था। ये अकेले अशोक, जब अशोक की बारी आई या जब अशोक गए थे तो तक्षशिला में विवाद था, उस इनके द्वारा दबा दिया गया था। और तभी इनके जब बाबूजी इनके थे ही, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जब थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही तक्षशिला का देखरेख अशोक के हाथों में था। किनके हाथों में था? अशोक के हाथों में उस समय से ही था। देख रेख उनके ही हाथों में उस समय से ही था।
ठीक है। अब यहां पूछा जा रहा कि राजधानी के बारे में फोकस करो, ना कि तक्षशिला जाके उनको द्वारा जो क्या है विद्रोह को दबाया गया। देखिए बोध गया के बारे में आप क्या कहिएगा? अशोक का कोई संबंध नहीं बोध गया से। हाँ, संबंध ये है कि अशोक है जो बौद्ध धर्म अपनाए थे, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। तो बोध गया में जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह पर जो बोधि वृक्ष थे, तो अशोक की पत्नी आप उसको कहिए, या कुछ जगहों पर वैश्या भी कहा जाता है, तो उनके द्वारा जब अशोक बौद्ध धर्म अपना लिए थे तो पूरा इधर उधर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चल रहे थे। तो उसकी पत्नी या जो कहिए आप उनको, वो जब तीक्ष्णा जब गुस्सा में हो गई थी तो जाके बोधि वृक्ष को कटवा दी थी, गुस्सा में कि ये कौन धर्म अपना लिया, पूजे पाठ में भर दिन घूमते रहता, समय कम दे पाते थे, इस वजह से अब वृक्ष को कटवा दिया गया। इसलिए बोध गया संबंध गौतम बुद्ध से है। चलिए, अशोक के समय जो राजधानी था वो पाटलिपुत्रा था। अशोक के समय जो राजधानी था वो पाटलिपुत्रा था। सारनाथ का संबंध आप हमें बताइए। तो जब गौतम बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे जाके पहला उपदेश वह सारनाथ में दिए थे। वो भी उनका पहला उपदेश क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध का सबसे पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश किस जगह पे जाके दिया? तो सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश तब श्रावस्ती। गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ, सबसे पहला उपदेश सारनाथ। इसलिए सारनाथ का संबंध अशोक से ना गौतम बुद्ध से। उसके बाद यहां देख लीजिए क्या दिया गया, कुछ तो हमें यहां भी मिल जाएगा। देखिए तक्षशिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, अशोक के शासन में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। बहुत अच्छी बात है, अशोक यहाँ का राज्यपाल रह चुके हैं। वही बात हम बताएं कि राज्यपाल या जो भी प्रशासनिक दृष्टि इसलिए दिया गया था कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो मगध से उठ करके गए थे अशोक उस विद्रोह को दबाने के लिए, इसीलिए उनका राज्यपाल उनको घोषित किया गया। बोध गया का संबंध हमने पहले ही कहा कि गौतम बुद्ध का पवित्र स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। मौर्य साम्राज्य की कोई भी राजधानी बोध गया में नहीं रहा है। पाटलिपुत्रा की बात करें जो आधुनिक पटना है, यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अशोक ने यहीं पर अपने विशाल साम्राज्य का शासन किया और मेगास्थनीज और हेनसांग दोनों इन्हीं के भव्यता का वर्णन किया है। मतलब मेगास्थनीज के बारे में आप कहानी जानते हैं ना? मेगास्थनीज का लिखित पुस्तक कौन सा? इंडिका। प्रश्न पूछेगा इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज था कौन? सेलुकस निकेटस का राजदूत। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटस का राजदूत। सेलुकस निकेटस कौन था? भाई ये विदेशी थे। इनके बारे में क्या बातें हैं? सेलुकस निकेटस जिस समय मगध साम्राज्य में मौर्य वंश था और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे मगध साम्राज्य में, उस समय सेलुकस निकेटस आक्रमण किया। कहां पे? मगध में, अर्थात भारत में, क्योंकि उस समय टोटल 16 महाजनपद थे, उसमें मगध महाजनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो सेलुकस निकेटस जब मगध पे आक्रमण किए, अर्थात भारत के महाजनपदों पर आक्रमण किए, तो उस समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो मगध साम्राज्य था, और मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासन काल में थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। जब सेलुकस निकेटस अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो सेलुकस निकेटस को हारना पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और साथ ही युद्ध के दौरान ही चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटस के बीच में मिलन होती है, मिलते हैं दोनों। तो उसी मिलन में सेलुकस निकेटस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल का पूरा क्षेत्र दहेज में सेलुकस निकेटस दे के जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसी बात के लिए हम पार्ट 1 वीडियो में गुस्सा थे कि आज किसी के पास कुछ औकात भर के, धनिक भर के क्षमता नहीं होता है, जो कि रोड पर वही टंडेली करते ज्यादा समय बीतता है, और उसी इंसान से उलझने से बच के रहना है अपने जीवन में। और ये सोचिए कि उस समय मगध साम्राज्य के ही चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और काबुल पूरा क्षेत्र दहेज में दे दिए सेलुकस निकेटस, बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटस को एशियाई हाथी दान में दिए, 300 से ज्यादा हाथी
सेल्यूकस निकेटस को दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही कहानी में कि जब हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य जब पटना पहुंचे, क्योंकि मौर्य वंश की राजधानी उस समय अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्रा ही था। तो जब सेल्यूकस निकेटस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, तो वह अपनी पुत्री के साथ में एक व्यक्ति को भेजता है ना। आज भी देखते हैं गांव में विवाह होता है, किन्हीं भी सिस्टर के विवाह अगर होते हैं तो उनके साथ में एक छोटा सा साथ में जाता है। तो उसी प्रकार हेलेना के साथ में एक बड़ा विद्वान यूनानी विद्वान मेगास्थनीज साथ आया था। सेल्यूकस निकेटस बोला जाके देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य की वास्तविक औकात क्या है, यही देखने के लिए भेजते हैं ना। तो मेगास्थनीज आया, पटना आया, और वही पूरी मौर्य वंश और पाटलिपुत्रा की पूरी जानकारी अपने एक पुस्तक में लिखता है, और उसी पुस्तक का नाम है इंडिका। प्रश्न पूछेगा, इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने किसका वर्णन किया? मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया। और वही इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज लिखता क्या है कि जो पाटलिपुत्रा में जो भवन उस समय बना हुआ था वो लकड़ी के ही महल थे, और स्वर्ग लोक से भी उपमा उसका मेगास्थनीज करके जाता है कि ये जो महल, इतनी बड़ी विशाल महल है, ये बहुत बड़ी महल है। साथ में मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक दृष्टि का भी वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में वर्णन करता है। हेनसोंग किसके दरबार में आया था बताओ? पार्ट 1 में हम बताएं। हेनसोंग फाहियान के दरबार में आया था। हेनसोंग फाहियान नहीं। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आया था। हेनसोंग विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में, फाहियान, अरे यार क्या बोल रहे हैं, हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में, हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में, फाहियान विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, वो चीनी यात्री था। ये हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। मेगास्थनीज मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए सारनाथ, वही चीज हम बता रहे थे कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया, और मौर्य साम्राज्य की ये कभी राजधानी नहीं रही है। चलिए ये प्रश्न समाप्त हुआ। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रस्थान करते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? अभी हम इसके जस्ट पिछले प्रश्न में क्या पढ़े कि जो तक्षशिला है वो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसमें नदी का वर्णन करना है कि जो तक्षशिला, जो अब ऐसे तो अगर आप हमसे पूछिएगा तो आप हमें यह बता दीजिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया? क्योंकि जब यहां विवाद हुआ था तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय ही चले गए थे, और वहीं से कमांड संभाले थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके वो फिर मगध लाए थे। तो तक्षशिला किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, या रावी और व्यास। तो आपको सबको पता है कि उत्तर भारत में 5 नदियां, उत्तर भारत में कितनी नदियां? 5 नदियां हैं, और उस 5 नदी में उस नदी का नाम कौन कौन सा है? तो सिंधु, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब। सिंधु, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सिंधु, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब। और इन्हीं 5 नदियों के मेल से पंजाब बना, इन्हीं 5 नदियों के मेल से पंजाब बना है। पर तक्षशिला जो शहर है वह सिंधु और झेलम नदी के तट पे है। सिंधु और झेलम नदी के तट पे है तक्षशिला शहर। सिंधु और झेलम, तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम के तट पे है। चलिए इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। यह प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, और यहीं पे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता है? मिलन होता है। ये झेलम और चिनाब के बीच में जो पंजाब का हिस्सा पड़ता है, चिनाब और रावी, ये भी पंजाब का ही हिस्सा पड़ता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का विकास इन सब जगहों पर हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विकास इन सभी जगहों पर
हुआ है। चलिए, इसीलिए तो उधर हम हड़प्पा और ऋग्वेद को छोड़ करके चल रहे हैं। रीजन, क्योंकि इसका भी कांड होगा। अभी 40 प्रश्न में ही पहुंचे हैं हमारे पास। टोटल जितने भी बीएसएससी, बिहार पुलिस दरोगा, जितने भी बिहार से संबंधित एग्जाम पढ़े हैं अभी तक, उनमें जितना प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है, उन प्रश्नों का 300 पोटारा हम रखे हुए हैं, 300 प्रश्नों का। और सोचिए कि अभी मात्र 40 प्रश्न ही चले हैं, इसलिए दंगल तो अभी बाकी है, दंगल तो अभी बाकी है। इसका आंसर बताओ। हड़प्पा सभ्यता संभवतः है, हड़प्पा सभ्यता संभवतः है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ? कार्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, या लौह युग से? एक बात हमें बताएगा। देखो, जब तुम्हारे पास दो परिस्थितियां होंगे एग्जाम के समय में, एक अगर आपको आंसर पता है तो फटाक से आंसर मार के निकल जाओ। दूसरी परिस्थिति ये कहता है कि अगर आंसर आपको पता नहीं है तो बाई ऑप्शन आप छाटो, बाई ऑप्शन आप क्या करो? छाटो। और इसमें छाटने के बाद आपको सही आंसर क्या मिलेगा? एक बात सोचो, ये कार्य युग कोई सभ्यता था जी? अरे कार्य युग कोई सभ्यता था? नहीं था। कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। देखिए, हड़प्पा वासियों लोहे से परिचित था ये नहीं था, क्योंकि हड़प्पा वासी के समय में लोहे का खोज नहीं था, लोहे से अपरिचित थे, इसीलिए लौह युग तो कोई सभ्यता ही नहीं। कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आपने पढ़ा होगा, अगर एसपीडी या लुसेंट में कहीं भी रटे होंगे तो आप यह जरूर पढ़े होंगे कि हड़प्पा कांस्ययुगीन सभ्यता था। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो दो तो ऐसे ही बाय बाय टाटा हो गए। अब डिसाइड रहा 50-50, तो 50% की बात अब आ गई है। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो कैसी सभ्यता थी? नवपाषाण युग सभ्यता या पाषाण युग सभ्यता? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नवपाषाण युग सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नवपाषाण युग सभ्यता थी, इसलिए आंसर इसका दूसरे होते हैं। और यहां हम विस्तृत इसका वर्णन करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता 3300 लेकर के 1300 ईस्वी, कहीं पे आप 2500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1250 ईसा पूर्व तक भी आप पढ़े होंगे। लेकिन हम बार बार यही चीज हम शुरू से ही कहते हैं कि आप कभी भी ईस्वी को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। और यह नाभपाषाण या ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। नाभपाषाण या ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। इस सभ्यता में तांबे और कांसे के औजार बने होते थे। हमने अभी बोला कि हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लोहे की खोज नहीं हुआ था, इसलिए तांबा और कांसा का खोज उस समय था। और विश्व के सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यता में से एक थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर। हम अभी जाना नहीं चाहते, सभ्यता में अभी एंट्री लेना नहीं चाहते। अगर घुस गए गलती से ना तो 7-8-10 मिनट बिता देंगे उधर ही, इसलिए प्रश्न पे सिर्फ टिके रहिए पहले, नहीं तो प्रश्न इसी में आगे नहीं हमसे हो पाता है। कार्ययुगीन एक काल्पनिक नाम है, कुछ नहीं है। पाषाण युग के बारे में देख ले। पाषाण युग काल हड़प्पा सभ्यता से पहले का है। तो पाषाण युग पहले हो गया, उसके बाद आया नवपाषाण। पहले पाषाण फिर नवपाषाण, ठीक है। जहां पे पूरा पाषाण युग में मनुष्य पत्थर एवं कच्चे औजार होते थे। यहीं पे लोग आग जलाना, वो मांस, कच्चे मांस वगैरह खाते थे, तो कच्चे औजार बनाते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इस समय उतना विकसित नहीं था। ये लौह युग सभ्यता 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, मतलब कि नवपाषाण युग के बाद लौह युग की सभ्यता की शुरुआत होती है, जो कि ये समाप्त है। हड़प्पा सभ्यता उस समय है ये नहीं था। और ये हम बात पहले ही आपको बोले कि हड़प्पा वासी लोग लोहे से क्या थे? अनजान थे, लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चीनी यात्री, भाई ये गलत टाइप किया है, ह्वेनसांग होंगे। ह्वेनसांग भारत पर भ्रमण किया था, किसके समय में? ह्वेनसांग भारत में कब आया था? अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? तो फटाक से बताओ, फटाक से इसका आंसर बताओ। और हमने अभी बोला था यही प्रश्न पे पिछले बार भी हम रिपीट कर रहे थे कि दो गो व्यक्ति का नाम याद रखना, एक फाहियान दूसरा ह्वेनसांग, एक फाहियान और दूसरा ह्वेनसांग। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय भी दे दिया, जिसको विक्रमादित्य के नाम से हम सब जानते हैं। तो जो ह्वेनसांग है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में
भारत आए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका सही आंसर हम वही चीज बोल रहे हैं कि हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, और ये हेनसोंग आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया। और हेनसोंग का एक सबसे खतरनाक पुस्तक सीयू की, प्रश्न पूछेगा सीयू की किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, सीयू की किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, हेनसोंग। सीयू की किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, हेनसोंग। हेनसोंग भारत कब आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में देख लो, यहाँ लिखा हुआ फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यही यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। और अशोक तशोक के तो बारे में छोड़ ही दो, बस ये मौर्य वंश का महान शासक, मौर्य वंश का महान शासक, इसके दरबार में नहीं कोई है। चलिए, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, बताओ। अभी यहां प्रश्न में ही एक आंसर और मिल गया। कल्हन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, राजतरंगिणी। कल्हन, कल्हन, कल्हन पुस्तक राजतरंगिणी, कल्हन पुस्तक राजतरंगिणी, कल्हन पुस्तक राजतरंगिणी। ये बताओ, ये प्रश्न पार्ट 1 में हम बताए थे कि श्रीनगर शहर की स्थापना का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो यह कल्हन पुस्तक राजतरंगिणी में ही मिलता है। अर्थात कश्मीर का इतिहास किस में मिलता है, कल्हन पुस्तक राजतरंगिणी में। और इसी पुस्तक में यह लिखा गया है कि श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया। इसी पुस्तक में क्या मिलता है, श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया, अशोक के द्वारा किए गए हैं। ये रहा हमारा कल्हन की राजतरंगिणी पुस्तक। और इसमें कश्मीर की राजा का इतिहास है, कश्मीर की राजा का इतिहास है। ये गीतों का संग्रह, क्या गीतों का संग्रह उसमें कहां रहेगा, चंद्रगुप्त के शासनकाल के वर्णन तो ये तो मेगास्थनीज के पुस्तक में होंगे। ये मेगास्थनीज का पुस्तक पढ़ो, इंडिका पुस्तक उसमें मिलेगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं के तो बातें छोड़ दो। तो कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखित पुस्तक में है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, बताओ। पहले सारनाथ में स्तूप बनाया गया है किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। सारनाथ में स्तूप जो बनाए गए वो अशोक के द्वारा बनाए गए। और यही प्रश्न हमने बोल रहे थे कि गौतम बुद्ध अपना सबसे पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ में दिया। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया, श्रावस्ती में दिया। ये सारनाथ में एक स्तूप बनाए गए हैं। और खुद सोचो कि अशोक का संबंध कौन धर्म से, बौद्ध धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध कौन धर्म से, जैन धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म के, अशोक का बौद्ध धर्म से। इसलिए बौद्ध धर्म अशोक के द्वारा ही स्तूप का निर्माण किया जाता है सारनाथ में। और आपको सबको पता है ये सारनाथ है कहां, राजस्थान, मुंबई, वाराणसी, उडैन। देखिए राजस्थान में नहीं है, मुंबई नहीं, वाराणसी में दो, वाराणसी में दो। आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर इसका 3 हो जाएगा, वाराणसी, वाराणसी। सांची का स्तूप पूछता मध्य प्रदेश, सांची का स्तूप पूछता मध्य प्रदेश। और सांची के स्तूप में, सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश में बनाए गए उसके जो गेट पे है वहां पे क्या लगाया गया, तो वह जातक कथाओं से संबंधित कुछ मूर्तियां लगाई गई है, जातक कथाओं से संबंधित कुछ चित्र लगाए गए। और ये भी प्रश्न हम पिछले क्लास में किए थे। तो यहां देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, बनारस जो आज बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे, यहाँ देखो लिख ही दिया। जो हम प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं मतलब या तो यहाँ बोर्ड में छपेगा, और जो यहाँ बोर्ड में छपा वही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। वही प्रश्न लिख दिया, बुद्ध, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। किससे संबंधित दिया, धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित इन्होंने अपना उपदेश दिया। राजस्थान में जैन और हिंदुओं का है कुछ मंदिर वगैरह, ज्यादा नहीं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कि यही है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यही है। ठीक है, चलिए। और ये उडैन वगैरह कुछ नहीं, उज्जैन होता तो कुछ सोचियो लेते। चलिए, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि। अब बताओ, पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, अष्टाध्याय, अष्टाध्याय पुस्तक पाणिनि, अष्टाध्याय पुस्तक पाणिनि, अष्टाध्याय पुस्तक पाणिनि, जो कि व्याकरण का एक पुस्तक है, खगोल शास्त्री नहीं, एक व्याकरण शास्त्री है। क्योंकि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय एक पुस्तक लिखे गए जो व्याकरण के पुस्तक है, ना कि गणित और ना ही दर्शन शास्त्र, इसलिए यह एक व्याकरण के पुस्तक हो गए। तो यहाँ देख लीजिए, पाणिनि संस्कृत के महान व्याकरण शास्त्री थे जिनके द्वारा प्रश्न छप गया अष्टाध्याय। अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक पाणिनि, जिसमें लगभग 4000 सूत्रों का संस्कृत व्याकरण का
इसमें वर्णन मिलता है। यह विश्व का पहला वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ है। विश्व का सबसे पहला वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ कौन हो गए? तो पाणिनि हो गए। पाणिनि पुस्तक कौन लिखा? तो अष्टाध्याय लिखा। पाणिनि व्याकरण का पुस्तक है। कौन से व्याकरण? तो संस्कृत व्याकरण का यह पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण का यह पुस्तक। चलो, गणित शास्त्र में कौन कौन फेमस है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब प्रसिद्ध हैं। दर्शन शास्त्र में कौन कौन है? जैसे कपिल मुनि, गौतम, कनाद, जैमिनी, ये सब सभी है दर्शन शास्त्र से। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट, वारमहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सब प्राचीन समय के जो भी विद्वान थे उनका नाम यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, प्राचीन नाम के जो विद्वान थे उनका बताया जा रहा। चलो आगे चले, अपने प्रश्न पे आते हैं। और अगले प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा प्रवेश जारी है और लगातार हम अभी तीसरे प्रश्न पे शायद हैं और अभी एंट्री ले चुके हैं। तो एक विशाल सार्वजनिक, देखिए स्नानागार के मतलब होता है स्विमिंग पूल, आज के वर्तमान के स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो वहीं पे ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कहां पर था? हड़प्पा में था, या कालीबंगा में था, या चनहोदड़ो में था, या मोहनजोदड़ो में था? चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। विशाल स्नानागार कहाँ पे स्थित था? विशाल स्नानागार स्नान करने के लिए जो बना है वह कहाँ पे था? विशाल सार्वजनिक स्नानागार। देखिए एक बात बताइए, इस प्रश्न का भी आंसर आपको पता है, पर कब? जब थोड़ा सा आप मस्तिष्क लगाइएगा तब। जैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में 3-4 गो ऐसा शहर है जो काफी महत्वपूर्ण था, जैसे हड़प्पा, जैसे मोहनजोदड़ो। कालीबंगा कहां पड़ता है? राजस्थान में। चनहोदड़ो कहां पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहां पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में। हड़प्पा कहां स्थित है? गुजरात में। ठीक है, तो हड़प्पा और लोथल ये गुजरात में स्थित है। अगर हमें स्नानागार ग्रेट बाथ के बारे में पूछे और यहां पे इस पे फोकस करो, मुख्य टारगेट सिंधु घाटी पे फोकस करो। अगर सिंधु नदी से भी अगर आप चलिएगा तो मोहनजोदड़ो और चनहोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आंसर हम किसको लेंगे? मोहनजोदड़ो, ना कि सिंधु घाटी से नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्य प्रमुख स्थल है। ऐसा मत कहना कि सिंधु घाटी लिखल है तो सिंधु घाटी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो ले लिए, नहीं। स्नानागार कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु नदी के किनारे 2 प्रमुख शहर तो चनहोदड़ो और मोहनजोदड़ो। ये जो हमारे हड़प्पा हो गए वो रावी नदी के तट पे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसको हम सब पहले सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। ये जो कच्छ के क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं, अभी ये समाप्त हो गया है, सरस्वती नदी समाप्त हो गया। वो लूनी नदी है जो कच्छ के रण में समाप्त होते हैं। सरस्वती नदी भी विलुप्त हो चुके हैं, पर लूनी नदी के बारे में जो कच्छ के रण में समाप्त होते हैं, ना कि सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो, सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो। चलिए यहां विस्तृत पोट्री इसका खोल लेते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, हमने पहले ही बोला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, जहां पे विश्व का पहला सार्वजनिक स्नानागार स्विमिंग पूल था, जिसकी लंबाई चौड़ाई 12 गुना 7 मीटर बड़ा कुंड था, उसी में स्नान करने के लिए बना था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का बड़े शहरों में गिनती आता है। देखिए चनहोदड़ो के बारे में वही चीज हम बोले। चनहोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चनहोदड़ो से मिला क्या? मनके और आभूषण की दुकानें यहां मिला है, साथ में यहां औद्योगिक केंद्र भी मिला। चलिए कालीबंगा हम बता चुके हैं, राजस्थान में, जहां पर जूते हुए खेत का परिणाम कहां से मिला? कालीबंगा से। जूते हुए खेत का परिणाम कालीबंगा से। यहां पे अग्निकुंड मिला है, बहुत सारे मोहर मिले हैं। जूते हुए खेत मिले, अग्निकुंड मिले, मोहर मिले। जूते हुए खेत, अग्निकुंड, मोहर। कौन नदी? घग्गर नदी, सरस्वती नदी। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, और हड़प्पा को जखने हम गुजरात में ले आए थे, अरे बकलोल। लोथल गुजरात में, हड़प्पा पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा पाकिस्तान में ही है, जो कि अभी पंजाब के कुछ क्षेत्र पड़ते हैं, जहां पे क्या मिला है? अन्न भंडार, सार्वजनिक आवास मिले हैं।
अन्न भंडार और सार्वजनिक आवास मिले। हड़प्पा पाकिस्तान से हम ले आए गुजरात में, हमारे राज चलता तो पता चला इस्लामाबाद को भी ले आते भारत में। चलिए, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? चलो सोचो, यहां से बुद्धि लगाओ। मौर्य वंश का पिटारा ये खोल के रख देगा ये प्रश्न, पक्का एकदम मौर्य वंश का पिटारा ये क्या कर देगा? खोल देगा। अशोक के पिता का नाम पूछ रहा, समझ रहे हो विनोद? अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार दे दे। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। चलो बिंबिसार। बिंबिसार। हर्यक वंश के स्थापना किसने किया? हर्यक वंश के स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन वंश की स्थापना किए? मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। विद्रथ कौन थे? लो आ गया, आ गया। जैन धर्म को कहां ले जाने वाले? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत ले जाने वाले यही विद्रथ था, और इसी विद्रथ के साथ में इसके पटनरवा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, इसको तुम भूल जाओगे, लेकिन अभी हम एक जो कहानी बताने वाले हैं उसको आप नहीं भूलिएगा, उसको आप नहीं भूलिएगा। पूछिए कैसे? बिंबिसार और बिंदुसार में आप हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। बिंबिसार और बिंदुसार में हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। एक कहानी, यह किसको किसको पता है? यह कहानी किसको किसको पता है जो अभी हम बताने वाले हैं? आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ, ये कहानी हम पहले से जानते थे। कहानी यह है कि जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर रहे थे तो उसके खाने में प्रत्येक दिन जहर का बूंद डाल करके खाना देते थे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और यह बात चंद्रगुप्त मौर्य को पता नहीं था कि चाणक्य हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए चाणक्य कर रहे थे कि चाणक्य को एक शक्तिशाली व्यक्ति तैयार करना था, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसलिए उसके भोजन में बूंद बूंद करके क्या डालते थे? जहर देते थे। यह बात चंद्रगुप्त मौर्य को पता कब चला? एक समय की बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य भोजन पर बैठा तो उसकी पत्नी भी साथ में खाने लगी। उस पत्नी का देहांत हो गया, पर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मरा। जब पता चला चंद्रगुप्त मौर्य को कि हमारी पत्नी का देहांत कैसे हुआ, तो जहर का कारण निकला। तो ये जब वो पता किए कि हमारे भोजन में जहर मिलाने का कार्य कौन किया, तो उनको पता चला चाणक्य किए। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य काफी गुस्सा हुआ और दौड़ के चाणक्य के पास गया। गुरुजी, क्या कर रहे हैं आप तो हमारी पत्नी का जान ले लिए। चाणक्य उसको समझाते हैं, तुम ये सोचो, वही खाना खाने से तुम्हारी पत्नी का देहांत हुआ और वही खाना तुम खाए हो और तुम अभी तक जिंदा हो। इसलिए ये तुम्हारे भोजन में आज का रूटीन नहीं है, बहुत पहले का ही रूटीन है कि तुमको जहर के हर एक बूंद दिया गया है। और इसलिए उस बूंद शब्द से हम ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार था, ना कि बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है और बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि यह आप दोबारा नहीं भूलिएगा। आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप दोबारा इसे नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए, यहां बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश के है। ठीक है, जो कि अशोक के बहुत पहले, भाई मौर्य वंश से पहले हर्यक वंश था, उधर पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बिंदुसार है जो, वह अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इन्हें अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शत्रुओं का नाशक थे। ये चाहते थे कि हमारा एक भी शत्रु ना रहे, इसलिए शत्रुओं का नाशक बिंदुसार। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जो अशोक के क्या हो गए? दादाजी, क्योंकि अशोक के ई हो गया बाबूजी, और ई बाबूजी के बाबूजी, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के क्या हो गए? दादा हो गए। ठीक है, अच्छा, ई विद्रथ जो दिया है वह मौर्य वंश के अंतिम शासक दिया है। अरे तेरी
के। फिर हम उल्टा कर दिए ना, अरे दक्षिण भारत जाने वाला भद्रबाहु था, ना कि विद्रथ था। और हम विद्रथ को ही भद्रबाहु बना ले हैं, नहीं, गलत 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 बात है। विद्रथ है जो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक विद्रथ था, और दक्षिण भारत जो चंद्रगुप्त मौर्य को ले गया वह भद्रबाहु था। कभी कभी ऐसा होते हैं कि बोलते बोलते समय में नाम उल्टा भी निकल जाता है, कोई बात नहीं, इसको सुधार लेना है, सुधारने का प्रयास करना है, क्योंकि एक साथ जब लंबी कहानी को अगर हाका जाएगा तो थोड़ा सा मिसफील्ड तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। ठीक है, तो यहां विद्रथ के बारे में कहा जा रहा है। विद्रथ चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य वंश के अंतिम शासक, और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना होता है, अर्थात मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। एक बात हमें बताइए, हसिन मशुक शाह किसको किसको याद है? हसिन मशुक शाह, हसिन मशुक शाह, हसिन मशुक शाह, हसिन मशुक शाह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, उसके बाद आता है शुंग वंश, और उसके बाद आता है सातवाहन वंश। हसिन मशुक शाह, हसिन मशुक शाह, इसलिए ये प्राचीन समय में 5 अर्थात मगध साम्राज्य के 5 शक्तिशाली साम्राज्य यही थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश। हसिन मशुक शाह, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा ही किए गए, और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जो कि धनानंद के हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। और मौर्य वंश के अंतिम शासक विद्रथ थे। विद्रथ को पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हराया जाता है, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होते हैं, और शुंग वंश के बाद वंश बनता है सातवाहन वंश। शुंग वंश के बाद वंश बनता है सातवाहन वंश। ये ट्रिक आपको याद रखना है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, आपको काम आएंगे एग्जाम के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न, क्या कहा जा रहा है? हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे पाषाण मात्र के, पाषाण व ताम्र के, ताम्र कांस्य एवं लोहा के, तांब टीना एवं कांस्य के। सोच करके इसका आंसर दो कि हड़प्पा सभ्यता के जो औजार होता था वह किसका बना होता था, किसका बना होता था? एक बात बताओ, लोहा आ गया, हड़प्पा सभ्यता में लोहा के खोज था? नहीं। पाषाण पात्र तो पहले हैं, पाषाण और ताम्र अर्थात तांबा का भी प्रयोग उस समय करना शुरू कर दिए थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में औजार जो बना है वह पाषाण और ताम्र के होते थे, पाषाण और ताम्र के होते थे। चलिए यहां देख लीजिए, पाषाण एवं ताम्र, हड़प्पा सभ्यता में पाषाण एवं तांबे का औजार होता था जो हथियार मुख्यतः प्रयुक्त होते थे। ये ताम्र पाषाण युग सभ्यता है, यहाँ तांबे का क्या होता था? सबसे ज्यादा औजार होते थे। इस प्रश्न में लोहा आ गया, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गए। और यहाँ पे तांबा और टीन से कांसा का प्रयोग होता है जो कि औजार मिलता है, पर तांबे और पत्थर के होते थे, तांबे और तो पत्थर के, मतलब कहने का इसका मतलब ये हो रहा है कि कांसा नहीं थे, टीन का प्रयोग उस समय नहीं किया गया था। ठीक है, आंसर बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में वेदों का सही कलाक्रम अनुसार बताएं, मतलब कौन वेद पहले उसके बाद, क्योंकि हमने पहले ही बोले एक प्रश्न आया था ना वेद का, आज वहीं पे उसको हम छोड़ के आगे चले। यहाँ क्लियर कर लीजिए, सबसे प्राचीन वेद, उसके बाद का वेद, उसके बाद का वेद, उसके बाद का वेद। वेद की संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। वेद की संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। वेद की संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। वेद 4, वेद 4, वेद 4, वेदांक छो, वेदांक छो, वेद 4, वेदांक छो। चलिए सबसे पहला वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद ऋग्वेद दे ले, इसमें नहीं दे ले, ऐसी गलत हो गया, ऋग्वेद नहीं दे ले। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, एक ही में है, ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया।
अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे बाद अथर्ववेद। संगीत के लिए सामवेद, संगीत के लिए सामवेद, संगीत के लिए सामवेद। जादू टोना के लिए अथर्ववेद, जादू टोना के लिए अथर्ववेद, जादू टोना के लिए अथर्ववेद, जादू टोना के लिए अथर्ववेद। यहां देख लीजिए, यही है ना सही उत्तर। कौन हो गया? यही हो गया ना वेद का सही क्रम। सबसे पहले ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद है जो 1500 ईसा पूर्व है। उसके बाद सामवेद, सामवेद संगीत के लिए वेद के नाम से जाना जाएगा, सामवेद संगीत एवं धुन, सामवेद संगीत एवं धुन, सामवेद। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित, यजुर्वेद जादू टोना से संबंधित या चिकित्सा से संबंधित, अथर्ववेद जादू टोना चिकित्सा, अथर्ववेद जादू टोना चिकित्सा, अथर्ववेद जादू टोना चिकित्सा, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इसीलिए ऑप्शन दूसरा हमारा सही है, ऑप्शन दूसरा हमारा सही है। चलिए यहां पढ़िए क्या पूछा जा रहा। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी थी? आप सबको तो सबकी पता है, वेद की संख्या 4, वेदांक 6, वेद 4 वेदांक 6, वेद 4 वेदांक 6। उपनिषद 112, उपनिषद 112, उपनिषद 112, उपनिषद 112। सबसे पुराना उपनिषद मुंडको उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद मुंडको उपनिषद के अनुसार उपनिषद की संख्या 108 है, जो 112 के निकट है। अच्छा, मुंडको मतलब ऑप्शन 108, बहुत अच्छा। उपनिषद की संख्या 108, वेद 4, वेद 4 वेदांक 6, वेदांक 6। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108, उपनिषद की संख्या 108। और जो कि सबसे मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयति किससे लिया गया? ये प्रश्न एक पूछता, सत्यमेव जयति किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयति किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयति मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें 12 प्रमुख उपनिषद है, 12 प्रमुख उपनिषद है। तो 108 उपनिषद, 108 उपनिषद। चलिए 50 क्वेश्चन। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताओ। ये प्रश्न बताने की आवश्यकता पड़ जाएगा हमें, तब तो पार्ट 1 वीडियो हमने बेकार बनाया। ये वीडियो अगर बनाने की आवश्यकता पड़ जाए हमें, तो पार्ट 1 वीडियो हम बेकार बनाए थे, यही ना? पार्ट 1 हम बेकार बनाए थे ना, कि जैन धर्म के संस्थापक। सोचो, सोचो इसका आंसर सोचो। हम आपको इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे, ठीक है? जो कि 24वां तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। और पहला तीर्थकर ऋषभ देव थे। सही बोले हैं, सही बोले हैं। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ थे। ये पहला, ये 24वां, ये 24वां। पोस्टमार्टम कर दो, इस प्रश्न का पोस्टमार्टम कर दो। ऋषभदेव, ऋषभदेव जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और प्रथम है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक खाली पूछ दे, ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। पहला तीर्थकर ऋषभदेव, 24वां तीर्थकर महावीर। जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। अष्टघोष, अष्टघोष जो कि बौद्ध धर्म के एक प्रचारक थे, जो बुद्ध चरित्र लिखा गया, ठीक है? पार्श्वनाथ 23वां तीर्थकर, पार्श्वनाथ 23वां तीर्थकर, पार्श्वनाथ 23वां। पहला ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी, 24वां महावीर स्वामी। चलिए, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन का अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया, बताओ। ये कहानी हम आपको बताए हैं या नहीं बताए? कहानी बताएं कि नहीं? इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो का जो शुरू से देखा होगा
भाई वो आंख बंद करके मारेगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि यह भद्रबाहु के साथ मिलकर के कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था? दक्षिण भारत, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। यहां देखो लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के अंत में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला कर्नाटक के मैसूर में पड़ता है, वहीं जैन धर्म अपनाया और वहीं पर उपवास अर्थात संलेखन विधि के द्वारा अपनी आत्मा का त्याग किया। बताओ, ये बातें अभी तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कितनी बार आपको बोल चुके हैं, बोल चुके हैं या नहीं बोल चुके हैं? इसीलिए इसको लोड कर लो, काम आएगा। देखो, समुद्रगुप्त कौन थे? वैष्णव से थे। समुद्रगुप्त वैष्णव थे और जीवन के अंत में जैन नहीं अपनाए, वैष्णव धर्म। बात खत्म कीजिए। बिंदुसार के बाबूजी चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसका पुत्र ही कौन था? अशोक था। इसका पुत्र ही अशोक था। यह कौन से हैं? कोई मत भेद है इनके। चलिए, आजीवक संप्रदाय दे दीजिए। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार, आजीवक संप्रदाय। अशोक बौद्ध धर्म, दादा वाला गुण अपनाया। दादा तो जैन धर्म और पोता बौद्ध धर्म, ज्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। उस कलिंग युद्ध के बाद अशोक के द्वारा धम्म युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति अपना लिया गया। युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति अपना लिए गए। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। चलिए, अशोक के शिलालेख में लिखे गए हैं, ग्रीक में, खरोष्टी में, अराम्की में या संस्कृत में? किस किस में लिखा गया? मतलब कहने का मतलब कि अशोक का शिलालेख है वह किन किन भाषा में लिखा गया है? अशोक का शिलालेख किन किन भाषा में लिखे गए हैं? अशोक का शिलालेख किन किन भाषा में लिखे गए हैं? तो देखो, ग्रीक भाषा में भी है, खरोष्टी में भी है, अरामाइका में भी है और संस्कृत में भी है। ये चारों आंसर इसका दे रहा, 1 2 3 व 4। देख लेते हैं इसका पोस्टमार्टम, देख लेते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा। अशोक के अभिलेख विभिन्न भाषा में मिलते हैं। जैसे ग्रीक भाषा में कहाँ कहाँ मिलता है? तो पश्चिमी उत्तर सीमांत में ग्रीक भाषा, पश्चिमी उत्तर सीमांत में ग्रीक भाषा। ये याद कर लो, बहुत फायदेमंद आपके लिए साबित होंगे। ग्रीक भाषा पश्चिमी उत्तर सीमांत में ग्रीक भाषा। उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि, उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि, उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि। पश्चिमी उत्तर सीमांत में ग्रीक लिपि, खरोष्ट लिपि उत्तर पश्चिम में। अरमाइक अफगानिस्तान, प्राकृतिक या ब्रह्म शेष भारत, प्राकृतिक या ब्रह्म शेष भारत में मिलते हैं। इसीलिए ग्रीक भी में भी लिखा गया है, खरोष्टी में भी लिखा गया है, अरमाइक में भी लिखा गया और प्राकृत भाषा में भी लिखे गए, जो कि ग्रीक भाषा में पश्चिम उत्तर सीमांत में है, खरोष्टी में पश्चिम उत्तर है, अरमाइक में अफगानिस्तान है और प्राकृतिक में शेष भारत में भी लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। और एक बात दिमाग में बैठा लो, जब 300 प्रश्न का हम पोस्टमार्टम कर देंगे, 300 प्रश्नों का क्या कर देंगे? पोस्टमार्टम जब अगर कर देंगे तो एक स्टैटिक जीके का क्लास अवश्य चलना चाहिए कि प्राचीन समय में लिखित पुस्तक किसके द्वारा, कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। प्राचीन इतिहास में समय में जो भी लिखित पुस्तकें हैं वह किस किस के द्वारा लिखा गया है, इसका अवश्य चलना चाहिए, इसका अवश्य चलना चाहिए। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। चलिए, बहुत सारे और पुस्तक यहाँ आ जाएंगे, जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें पशु पक्षी की कहानी के माध्यम से नीति शास्त्र सिखाने का काम किया गया। चलिए, कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास,
अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास, मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास, रघुवंश पुस्तक के लेखक कालिदास, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा, रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, वाण्यभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, वाण्यभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, वाण्यभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के समय में कौन आया? हर्षवर्धन के समय में कौन आया? हर्षवर्धन के समय में हेनसोंग, हर्षवर्धन के समय में हेनसोंग। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट, वाणभट्ट हर्षचरित, हर्षचरित्र पुस्तक वाणभट्ट, हर्षचरित्र पुस्तक वाणभट्ट, हर्षचरित्र पुस्तक वाणभट्ट, कदंबरी पुस्तक वाणभट्ट, कदंबरी पुस्तक वाणभट्ट, कदंबरी पुस्तक वाणभट्ट, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा, रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, हर्षचरित्र वाणभट्ट, कदंबरी वाणभट्ट, कदंबरी वाणभट्ट, कदंबरी वाणभट्ट। निम्न में से कौन से प्राचीनतम गुणवत है? अब इसमें से सबसे प्राचीनतम कौन है? उज्जैन, पाटन, विक्रमशिला, तक्षशिला। भाई सबसे पहली विश्वविद्यालय तक्षशिला, इसलिए हम तो तक्षशिला। ये पाटन शब्द पटना के लिए प्रयोग किया जा रहा, पाटन शब्द पटना के लिए प्रयोग किया जा रहा, लेकिन हम सबसे प्राचीन की अगर बात करें तो हम जाएंगे तक्षशिला, हम जाएंगे तक्षशिला। सिंधु और झेलम नदी के तट पर, सिंधु और झेलम नदी के तट पर, सिंधु और झेलम नदी के तट पर। देखिए तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, जिसकी स्थापना हम पूछे थे ना, राजा तक्ष के द्वारा किया गया, राजा तक्ष के द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए, जो कि विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं पढ़ाई किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को वहीं ले गया था तक्षशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बताओ। गोपाल थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के ही धर्मपाल के द्वारा किया गया, पाल वंश के ही धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, जो पाल युग में हुआ था। चलिए पाटन अर्थात पाटलिपुत्रा, जो कि मगध साम्राज्य और मौर्य की राजधानी थी, और यही अशोक के समय में वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। अशोक के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, अवंती की राजधानी उज्जैन। 16 महाजनपदों में और उज्जैन भी एक महाजनपद है, जो कि उज्जैन अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी, उज्जैन की राजधानी अवंती, उज्जैन की राजधानी अवंती, अवंती राज्य की राजधानी थी, सॉरी अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। मगध की राजधानी राजगिरह, मगध की राजधानी राजगिरह। चलो बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? मल्ल, गौड़, कश्यप, कामरूप। जल्दी से बता दो, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। यहाँ देखिए गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम है। गौड़ राज्य की राजधानी भी गौड़ थी, गौड़ राज्य की राजधानी भी गौड़ थी। यहीं पर शशांक, पाल और सेन वंश के शासक ने राज्य किया, यहीं पर शशांक, पाल और सेन वंश के शासक ने राज्य किया। कहां पे? गौड़ राज्य, गौड़ राज्य, गौड़ राज्य की राजधानी गौड़, गौड़ राज्य की राजधानी गौड़, गौड़ राज्य की राजधानी गौड़, गौड़ राज्य की राजधानी गौड़। कामरूप, कामरूप असम,
कामरूप असम का प्राचीन नाम, कामरूप असम का प्राचीन नाम, गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम, गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम, कामरूप असम का प्राचीन नाम, कामरूप असम का प्राचीन नाम, कामरूप असम का प्राचीन नाम। चलो आगे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा, नागर, द्रविड़ और बेसर तीन प्रकार की शैली है। नागर, द्रविड़ और बेसर तीन प्रकार की शैली है जो कि जातियों का समूह है, संगीत घराने का है, या मंदिर की वास्तुकला है, या भारत में भाषा का आधारित है। मंदिर की है, मंदिर की। नागर शैली में मंदिर कहाँ बनल है, द्रविड़ शैली में कहाँ, बेसर शैली। ये तीन प्रकार के मंदिर भारत में मिलते हैं, तीन प्रकार के मंदिर भारत में मिलते हैं। देखो, नागर शैली उत्तर भारत, नागर शैली उत्तर भारत, नागर शैली उत्तर भारत। द से द्रविड़, द से दक्षिण, द से द्रविड़, द से दक्षिण, द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत, द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत। बेसर शैली मिश्रित शैली है जो कि बिंद और कृष्णा नदी पर मिलता है। तो बेसर शैली, या मध्य में ले लो इसको, बिंद और कृष्णा नदी, बेसर शैली बिंद और कृष्णा नदी। दिमाग में बैठ गया। देखो, नाग, नाग हमेशा ऊंचा में रहता है, इसलिए नागर शैली उत्तर भारत, नागर शैली उत्तर भारत। द से द्रविड़ शैली, द से दक्षिण भारत, तो द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत, द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत, द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत, नागर शैली का विकास उत्तर भारत, बेसर शैली का विकास विंध्याचल, बेसर शैली का विंध्याचल, विंध्याचल और कृष्णा नदी के तट पर। चलो, ये हो गए शक संवत। शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है, बता दो। चैत महीना से शुरू होता है और अंतिम महीना फागुन होता है, अंतिम महीना फागुन होता है। शक संवत के हिसाब से चैत महीना से शुरुआत होते हैं। ये रहा हमारा शक संवत, भारत का पंचांग है जिसका पहला महीना और अंग्रेजी कैलेंडर मार्च अप्रैल में पड़ता है, इसलिए चैत का नवरात्रि इसी महीना में। तो कौन से, शक से पहले महीना चैत, अंतिम फागुन, अंतिम फागुन, अंतिम फागुन। चलिए अगले प्रश्न पे चलो। क्या पूछा जा रहा, नया कोझिकोड कालसत क्या है। देखिए, कोझिकोड तो एक बंदरगाह है जी, नया कोझिकोड, तंजौर, बिच्छू, तिरी, कालीकट बंदरगाह, हम तो कहते हैं कालीकट बंदरगाह। यही कोझिकोड और कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। बात याद है, बात याद है। कालीकट कोझिकोड के बंदरगाह पर कौन आया था, तो वास्को डी गामा कब आया था, 1498 ईस्वी में। देखिए, कोझिकोड केरल का प्रमुख नगर है जिसे कालीकट भी कहा जाता है। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में मसालों के लिए यहीं पहुंचा था, इसलिए कोझिकोड को ही मसालों का नगर, कालीकट को ही मसालों का नगर कहा जाता है। ये तंजौर कहाँ, तमिलनाडु में। तंजौर कहाँ, चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तंजौर, चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तंजौर। तंजौर में ही बृहदेश्वर का मंदिर है, तंजौर में ही बृहदेश्वर का मंदिर है, तंजौर में ही बृहदेश्वर का मंदिर है। तिरूर केरल में स्थित एक नगर है, तिरूर केरल में एक स्थित नगर है। बात खत्म। तंजौर चोल साम्राज्य की राजधानी और तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, कालीकट कोझिकोड केरल में। आगे चलो, अगले प्रश्न। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है, सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्ता, शहरी प्रशासन या केंद्रीय प्रशासन। क्या थी चोल साम्राज्य की, क्या थी चोल साम्राज्य की, क्या थी ग्रामीण। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी कि वह ग्रामीण स्वायत्ता थी, ग्रामीण स्वायत्ता थी। और यहीं ने पढ़ रहे थे चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर, और चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर, और वही तंजौर और चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता ग्रामीण स्वायत्ता, चोल के ग्रामीण स्वायत्ता। देखिए, चोल प्रशासन मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्ता थी। ग्राम सभाएं, उर सभा और नगर स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। अर्थात जो हमारा चोल प्रशासन था वो एक कैसी थी, ग्रामीण थी, चोल ग्रामीण थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। देखो, लोथल में भी बंदरगाह है, कालीबंगा राजस्थान जहां पर जुते हुए खेत, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चंद्र बेटी नहीं, चंद्र हुदड़ो होता है तो कुछ है ये नहीं, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, बंदरगाह के लिए फेमस लोथल, जुता हुआ खेत कालीबंगा, जुता हुआ खेत कालीबंगा, बंदरगाह का साक्ष्य लोथल, बंदरगाह का साक्ष्य लोथल में था। देखिए,
सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर कौन है? लोथल। सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर लोथल है। कौन है? लोथल है। कौन है? लोथल। कालीबंगा राजस्थान में जहां जुते हुए खेत और अग्निकुंड, जोते हुए खेत और अग्निकुंड, राजस्थान के कालीबंगा से जुता हुआ खेत और अग्निकुंड, राजस्थान के कालीबंगा, जुता हुआ खेत और अग्निकुंड, राजस्थान के कालीबंगा, जुता हुआ खेत और अग्निकुंड, राजस्थान के कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ग्रेट ग्रेट बाथ वही स्विमिंग पूल कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। अन्न भंडार मोहनजोदड़ो में। अन्न भंडार मोहनजोदड़ो में। अन्न भंडार मोहनजोदड़ो में। चलिए, प्राचीन हिंदू विधि किसे? मनु को कहा जाता है। प्राचीन हिंदी विधु मनु को कहा जाता है। रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि। रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि। अष्टाध्याय पाणिनि। अष्टाध्याय पाणिनि। अष्टाध्याय पाणिनि। प्राचीन हिंदी विधि मनु। प्राचीन हिंदी विधि मनु। प्राचीन हिंदी विधि मनु। प्राचीन हिंदी विधि मनु। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया। ठीक है। चलिए, कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक। कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक। महावीर का जन्म स्थान, भगवान महावीर का जन्म स्थान जल्दी से बता दो। ये प्रश्न बताने की आवश्यकता। लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन। गौतम बुद्ध नए। हाँ सही तो नहीं, महावीर। सॉरी, कहाँ हम जा रहे हैं? महावीर पूछ रहा ना, हम तो गौतम बुद्ध में चले गए। गौतम बुद्ध में चले गए। महावीर का वैशाली। महावीर का वैशाली 540 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। कुंडलग्राम। कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली। महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली। लुम्बिनी में हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। लुम्बिनी में हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। लुम्बिनी में हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। वैशाली बिहार के निकट कुंडलग्राम में। ये हम बार बार बोलते हैं कि ये दृष्टि आईएएस के से छाप दिया गया है। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ, जिसके पिता सिद्धार्थ थे। पिता सिद्धार्थ थे और क्षत्रिय घराने से थे। लुम्बिनी में नेपाल में किनका जन्म हुआ? तो गौतम बुद्ध को। और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा का सलाहकार कौन थे? चाणक्य। चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्यगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्यगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णु और कौटिल्य। विष्णु और कौटिल्य। विष्णु और कौटिल्य। विष्णु और कौटिल्य। चलिए, सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलता है? देखो, ये बात तो हम इससे पहले भी बताए थे। इससे पहले भी बताए थे कि अशोक सम्राट के जो अभिलेख मिलते हैं वो 3-4 अभिलेख में मिलता है। ये पूछा क्या जा रहा है? अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में भी है, खरोष्ट लिपि में भी है, देवनागरी लिपि में भी है, यूनानी लिपि में भी है। लेकिन इस परिस्थिति में हमें एक आंसर अगर डिसाइड करना है तो हम सही उत्तर किसको मानेंगे? तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणी लिपि, पाली भाषा, प्रकृत भाषा को हम लेंगे। प्रकृत और पाली भाषा को लेंगे। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखी गई? ब्राह्मणी भाषा या पाली भाषा? तो इसलिए ऑप्शन ए लेंगे। ऑप्शन ए लेंगे, क्योंकि अधिकांश उसी में मिलता। चलिए, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? अब बताओ, अब बताओ। नालंदा, नालंदा किसके द्वारा बनाया गया? कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए। अब गुप्त से ही आप समझ सकते होंगे कि गुप्त वंश, गुप्त से ही आप समझ सकते होंगे गुप्त वंश। कुणाल, पाल वंश के द्वारा, पाल वंश धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। पाल वंश विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल के ही उत्तराधिकारी नीचे आते हैं धर्मपाल, जिनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है। गुप्त वंश के स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त नहीं हो करके कोई और होते हैं। और गुप्त वंश में ही कुमार गुप्त हैं, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किए? स्थापना किए। नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किए? स्थापना किए। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये दे रहा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। 415 से 455 ईस्वी तक की इसकी स्थापना हो चुकी है। और यह
12वीं शताब्दी में किसके द्वारा तोड़ दिया गया, किसके द्वारा तोड़ दिया गया, कमेंट कीजिए। मध्यकालीन इतिहास में पहुंचेंगे तब नालंदा विश्वविद्यालय को हम तोड़ेंगे। अभी आप तोड़ दीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया और वह किसकी सेनापति था, किसकी सेनापति था। दो चीज, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा तोड़ा गया और वह किसका सेनापति था, ये आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। अब पहुंचे गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी। हड़प्पा गुजरात में है, कहाँ है, भारत के गुजरात में। हड़प्पा किस में, फिर हम इसको ला रहे हैं, फिर ला रहे हैं भारत में, पाकिस्तान में। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। नहीं तो इसको बार बार हम भारत खींच रहे हैं। हड़प्पा पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान। सारनाथ किस राजा से संबंधित है, अशोक। सारनाथ, अशोक। सारनाथ का संबंध अशोक से, सारनाथ का संबंध अशोक से। और अब यहीं पे लग रहा है कि हम स्टॉप लेंगे, ठीक है। किस सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया, सांची का स्तूप अशोक। और यहीं से हम फिर से शुरू करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास। सोचिए कि 35 क्वेश्चन में हम थे ही, और 35 दूना होना चाहिए 70, मतलब 30 से 35 प्रश्न लेते लेते बताइए कि पूरा एनर्जी हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि 3 प्रश्न को कैसे बउआ की तरह खेल के आगे बढ़ा दिए। लेकिन यही चीज तो हमें नहीं करना है, यही चीज तो नहीं करना। जीवन के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है, जीवन के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। देखिए, कैसे सभी लोग मैराथन क्लास ले लेते हैं ये हमको पता नहीं है, पर जो हमारी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी यही है जो आप पिछले 2 क्लासों से देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम चाहेंगे भी कि अगर क्लास को लंबा खींचें तो रट्टू तोता की तरह जो बोर्ड पे दिया है उसको पढ़ो और सिर्फ आंसर करो, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अभी समय बाकी है, हम अपने कैपेसिटी को बढ़ाने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, और अगर फील्ड में उतरे हैं तो झंडा तो गाड़ के ही रहेंगे, ये तो निश्चित है। क्योंकि तरीका पता है, सब कुछ पता है, जानकारी है, फिर क्या दिक्कत है भाई, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, तो बाकी 70 के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी इसलिए हम रोक रहे हैं, अभी इस क्लास को हम 100 प्रश्न 30 प्रश्न 1 घंटे और क्लास ले सकते थे, पर आप सभी को पता है कि नया मुख्यमंत्री हमारे बिहार को मिल चुके हैं, कैबिनेट मंत्रालय का गठन हो चुका है। तो इसके बाद हम कैबिनेट मंत्रालय का करंट अफेयर से संबंधित कुछ तथ्य आपको दे देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि शपथ पत्र पूरे हो चुके हैं, कैबिनेट मंत्रालय सभी को मिल चुका, कौन से मंत्री कौन बने, तो उसकी भी जानकारी एक बार हमें समय से पहले रख लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस क्लास को आज इतना ही स्टॉप करेंगे और फिर मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, इतिहास का तहलका करते हुए, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही, और फिर बने रहिए आप सभी लोग।